आइए हम लोग आज जल संसाधन का महत्व देखते हैं और यह समझते हैं कि पूरे सौरमंडल में पृथ्वी ही एक ऐसा ग्रह है जहाँ जल है और उसी के चलते यहाँ पर जीवन है। जल कई रूपों में मिलता है, तरल, ठोस, गैसीय, और जल के वितरण में भी असमानता है, अर्थात जल सर्वव्यापी है, हर जगह कुछ न कुछ मात्रा में मिलता रहता है। जल के इस वैज्ञानिक अध्ययन को हाइड्रोलॉजी कहा जाता है और जहाँ जहाँ जल मिलता है उसको हाइड्रोस्फीयर कहा जाता है। अंडर ग्रेजुएट क्लासेज में बच्चे हाइड्रोस्फीयर जल मंडल के नाम पर चैप्टर का अध्ययन करते हैं, लेकिन ऊंची कक्षाओं में जैसे एमएससी लेवल साइंस फैकल्टी में उसको हाइड्रोलॉजी कहा जाता है, क्योंकि हाइड्रोलॉजी जल की 3 अवस्थाओं का वैज्ञानिक रूप है। जल H2O से निर्मित होता है और हमारे पृथ्वी पर स्थल मंडल के ठोस होने के बाद गुरुत्वाकर्षण के कारण इसका वायुमंडल बना H2O, जिनके संघनन से वर्षा हुई और पृथ्वी पर जल एकत्रित हो गया। जल तीनों अवस्थाओं में मिलता है, इसलिए यह पृथ्वी पर हर जगह पाया जाता है। और हम लोग देखते हैं कि जल का वितरण किस तरह से है और यह जल चक्रीय रूप में चलता भी रहता है, जिसको हाइड्रोलॉजिकल साइकिल कहते हैं। हाइड्रोलॉजिकल साइकिल सीखने के पहले आइए हम देखते हैं कि जल किस तरह से किन किन क्षेत्रों में मिलता है, अर्थात यह महासागरों में भी है, वायुमंडल में भी है, स्थल मंडल में भी है, अधः सतह रूप में भी है, वाष्प रूप में भी है और यह जैविक समुदायों में भी अर्थात वनस्पति और जीव के अंदर भी है। जल सर्वत्र है, सर्वव्यापी है और हर जगह समाया हुआ है। आइए हम देखते हैं कि स्थल पर, लैंड सरफेस पर जल कहाँ कहाँ है और उसका वॉल्यूम कितना है और उसका प्रतिशत कितना है। इसमें सबसे पहले रिवर्स, नदियां हैं। विश्व के हर महाद्वीपों में नदियों में कुछ न कुछ मात्रा में जल अवश्य रहता है। 1.7 क्यूबिक किलोमीटर इंटू 10⁻³ मात्रा उसकी होती है, जो पूरे जल मंडल का 0.0001% है, अर्थात बहुत ही कम है। लेकिन फिर भी नदियों में इतना जल होता है कि आदमी नदी जल बेसिन का प्रबंधन कर और नदी बेसिन क्षेत्र के विकास के लिए उसका प्रयोग करता है। वह नदी चाहे मिसिसिपी, मिसौरी, पराना, पराग्वे, नील, गंगा, ब्रह्मपुत्र, मरे, डार्लिंग, वांगो, बहुत सी नदियाँ हैं। और इसके बाद दूसरा होता है फ्रेश वाटर लेक, मीठे जल की झीलें, जैसे नॉर्थ अमेरिका में सुपीरियर, ग्रेट बियर, ये सब मीठे जल की झीलें हैं। तो इस तरह से इसमें वॉल्यूम आप देख रहे होंगे, लेकिन परसेंटेज एरिया इसका 0.0094, अर्थात नदियों के जल की मात्रा के से अधिक प्रतिशत इस फ्रेश वाटर लेक का है। और सबसे ज़्यादा जल धारण करने वाली फ्रेश वाटर लेक ग्रेट लेक्स हैं, जो कि यूएसए और कनाडा के बॉर्डर पर स्थित हैं। फिर तीसरे नंबर पर आते हैं सलाइन लेक्स एंड इनलैंड सीज, नमकीन झीलें या खारे जल की झीलें और अंतस्थलीय सागर, अर्थात इसमें ऐसी झीलें आती हैं जिनका जल खारा होता है, अर्थात वहाँ का ड्रेनेज पैटर्न सेंट्रीपेटल होता है। जैसे अरल सी, जिसमें सरदरिया, आमू दरिया जल भी लाती हैं, नमक भी लाती हैं और उसका जल नमकीन हो गया है। इसी तरह से वान झील इंडिया में साभर, डिडवाना, कुचमन
अधिकांशतः विश्व की अर्ध शुष्क और शुष्क क्षेत्रों की प्लाया झीलें यही सलाइन लेक्स के अंतर्गत आती हैं, जिसको आप वर्ल्ड के मैप पर ढूंढिएगा। और यह है इसका वॉल्यूम और यह है इसका प्रतिशत 0.0076। और इसके बाद हमारा अगला जल सॉइल मॉइस्चर होता है, मृदा नमी। विश्व में स्थल मंडल के ऊपरी सतह पर मिलने वाला लूज मटेरियल, ढीला पदार्थ मिट्टी कहलाता है। निश्चित रूप से वर्षा का जल मिट्टी के दो कणों के बीच में, दो रंध्रों के बीच में निहित रहता है, जिसको मृदा नमी कहते हैं। और इसका भी आप वॉल्यूम 150 है और इसकी मात्रा प्रतिशत में 0.0108 है, जो कि पर्याप्त है, क्योंकि पूरे पृथ्वी के हर स्थल मंडल पर वर्षा की मात्रा कुछ न कुछ होती है, केवल शुद्ध रूप से शुष्क क्षेत्रों को छोड़कर। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है बायोलॉजिकल वाटर, जैविक जल। हमारी पृथ्वी पर जल से ही जीवन संभव है और प्रकृति ने यहाँ पर जीवन के पहले जल दिया। जल से वनस्पतियों की उत्पत्ति, विकास हुआ और वनस्पतियों के पश्चात फिर जीव माने पशु पक्षी आ गए और इस तरह से जल संचरित होता है जैविक चक्र में, जिसको हम लोग पारिस्थितिक तंत्र में जल चक्र के अंतर्गत सीखेंगे। और बायोलॉजिकल मीन्स जीव और वनस्पति में मिलने वाला जल नेग्लिजिबल रखा गया है, नगण्य, क्योंकि उसकी मात्रा की काउंटिंग नहीं हो पाई है। लेकिन यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि जैविक जगत में जल से ही जीवन का संचार होता है। अगला हमारा है ग्राउंड वाटर। हम लोग सॉइल मॉइस्चर माने मृदा नमी को पढ़ने के बाद अब ग्राउंड वाटर पढ़ते हैं। सॉइल मॉइस्चर भूपर्पटी की ऊपरी परत में मिलने वाली मिट्टी की नमी है, जबकि भूमिगत जल आधा सतही जल होता है। जब वर्षा का, नदियों का जल धीरे धीरे रिस कर, फिल्टर कर भूमिगत हो जाता है और 10 मीटर 100 मीटर की गहराई तक जल भरों में एकत्रित हो जाता है, उसको भूमिगत जल कहते हैं। और आवश्यकता पड़ने पर मानव वैज्ञानिक विधि से उसको बाहर निकालकर सिंचाई, पीने, उद्योग और अन्य कार्यों में प्रयोग में लाता है। इस तरह से विश्व के मानचित्र पर यदि भूमिगत जल देखें तो जहाँ पर अधिक बारिश है, जहाँ निक्षेप जनित मैदान है, वहाँ इस जल की मात्रा प्रभुत है। और इसका यदि आप इसका वॉल्यूम देखें तो 7000 क्यूबिक किलोमीटर 10³ वॉल्यूम इसका है। और इसका यदि आप परसेंटेज देखें तो 0.5060% है। कुल मिलाकर ये भी बहुत ही कम है, लेकिन यह एक ऐसी संपदा है जो कि भविष्य में हमारे काम आएगी। किंतु आज मानव इस संपदा का बेरोक टोक दोहन कर रहा है। परिणाम हो रहा है कि हमारे भूमिगत जल भरे लगातार सूखते जा रहे हैं और भविष्य में एक जल संकट की संभावना दिख रही है। फिर नेक्स्ट हमारा है आइस कैप्स एंड ग्लेशियर्स। आइस कैप कहाँ मिलते हैं? उच्च अक्षांशों और ऊंचे पर्वतों पर। वहाँ पर आइस कैप भी होता है, जो चोटियाँ होती हैं, और जो चौरस भाग होते हैं उसमें आइस शीट भी होती है। और कुछ जल ग्लेशियर से प्रवाहित होता है, चाहे वो ऊंचे पर्वतों से निकलने वाला ग्लेशियर हो या ऊंचे अक्षांशों, नॉर्वे, स्वीडन, कनाडा के ग्लेशियर हो। यह जल तरल रूप में न होकर ठोस रूप में होता है
आइस और हिम। इस तरह से इसका वॉल्यूम भी देख रहे हो तो 26,000 क्यूबिक किलोमीटर इंटू 10³ है, अर्थात बहुत अधिक मात्रा में है। और इसका प्रतिशत देख रहे हो तो 1.9250, अर्थात अन्य सभी जल स्रोतों के कंपैरिजन में यह बहुत ज़्यादा है। और इसका वितरण भी आप मानचित्र पर अगर देखेंगे तो उच्च अक्षांशों अर्थात पोलर रीजन, दोनों पोल, आर्कटिक क्षेत्र में और अंटार्कटिक क्षेत्र में यह मिलता है। इसके अतिरिक्त मध्य अक्षांश और निम्न अक्षांश यह आर्कटिक क्षेत्र और अंटार्कटिक क्षेत्र दोनों में मिलता है। और आर्कटिक क्षेत्र में कनाडा, नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड, रशिया का उत्तरी भाग इस तरह से है। और अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट तो पूरा का पूरा बर्फाच्छादित है। लेकिन इसके अतिरिक्त यह जल मध्य अक्षांश और निम्न अक्षांश में ऊंचे पर्वतों पर मिलता है। जैसे हिमालय की ऊंची चोटियाँ बर्फाच्छादित हैं, आल्प्स, रॉकीज, एंडीज, इस तरह से इसका क्षेत्र बहुत ही अधिक है और इसमें प्रतिशत मात्रा भी अधिक है। इस तरह से स्थल मंडल के इस जल का यदि कुल योग किया जाए तो इसका योग 33,381.7 है और प्रतिशत निकाला जाए तो 2.4509% है। अब हम देखते हैं कि हमारे एटमॉस्फेयर में भी जल किसी न किसी रूप में मिलता है और एटमॉस्फेयर का जल ठोस रूप में न होकर सामान्य रूप से गैसीय रूप में होता है। और वह गैसीय रूप कभी कभी एटमॉस्फेयर में ही ठोस हो जाता है जब ओले पड़ने की स्थिति आती है। और वह गैसीय रूप कभी कभी एटमॉस्फेयर में ही तरल हो जाता है जब बूंद बनने की शुरुआत होती है और बरसात शुरू होती है। तो इस तरह से वायुमंडल में ही जल के तीनों रूप होते हैं और जल का जो रूप परिवर्तन होता है वह वायुमंडल में ही हो जाता है। अर्थात गैस से जल बनना जिसको कंडेंसेशन कहा जाता है और जल का हिम बनना जिसको फ्रीजिंग कहा जाता है और हिम का जल बनना जिसको मेल्टिंग कहा जाता है और जल का वाष्प बनना जिसको इवेपोरेशन कहा जाता है, यह सब क्रियाएं वायुमंडल में ही संपन्न हो जाती हैं। इसके अतिरिक्त कुछ अनोखी वायुमंडलीय क्रियाएं भी वायुमंडल में होती हैं, जैसे जलवाष्प का डायरेक्ट या प्रत्यक्ष रूप से बर्फ बन जाना जिसको सब्लिमेशन कहा जाता है और बर्फ का डायरेक्टली जलवाष्प बन जाना यह भी सब्लिमेशन कहलाता है। ये तीन की तीनों प्रोसेस वायुमंडल में बिना स्थल मंडल के संपर्क में आए भी संपन्न हो जाती हैं। वैसे तो यह तीनों स्थल मंडल और वायुमंडल में संचरित होते रहते हैं और जल की यह तीन अवस्थाएं होती हैं, अर्थात जल अपना रूप बदल लेता है। इसीलिए जल आमनी प्रेजेंट है, आमनी पोटेंट है और जल को इसीलिए देवता भी कहा जाता है, पूजा भी की जाती है, क्योंकि जल ही जीवन है। और देवता की परिभाषा क्या होती है? जो आमनी प्रेजेंट और आमनी पोटेंट हो। और यदि मानव उसी स्तर पर पहुंच जाता है, व्यापक दृष्टिकोण हो जाता है, तो वह भी देवत्व स्तर पर आ जाता है। तो आइए हम लोग जल देव को प्रणाम करें और आगे चलें कि जल का अगला महत्व क्या है। तो वायुमंडल में जल ज़्यादातर वाष्प रूप में मिलता है, जिसका वॉल्यूम 13 है और प्रतिशत 0.0001 है। अर्थात यदि आप तुलना करें तो
पृथ्वी पर जितना जल हमारी नदियों में हमेशा रहता है उतना ही जल वायुमंडल में रहता है। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है। वैसे तो नदियों के जल को सामान्य लोग कहेंगे बहुत होता है, वायुमंडल में इतना नहीं, लेकिन यह डेटा वैज्ञानिक है और सत्य है। वायुमंडल में पर्याप्त जल की मात्रा होती है और इसीलिए आकाश नीले रंग का दिखता है। क्यों नीले रंग का दिखता है? क्योंकि वायुमंडल में उपस्थित जल सोलर स्पेक्ट्रम से आने वाले नीले कलर, ब्लू कलर को प्रकीर्णन कर देता है, इसीलिए हमको आकाश नीला दिखता है। और महासागर भी नीले दिखते हैं, कारण दूर से देखने पर नीले रंग का प्रकीर्णन हो जाता है महासागरों के जल पे, इसलिए जल भी नीला दिखता है। लेकिन प्रश्न पूछा गया था कि क्या महासागरों का जल नीला होता है? फिर दूसरा था, यह क्या नीले रंग से दिखाया जाता है? सत्य क्या है कि महासागर का जल नीला होता नहीं है, वह नीला दिखता है। जल का कलर व्हाइट होता है, नीला क्यों दिखता है? प्रकीर्णन के कारण। और इसी के फलस्वरूप हमारे जो कार्टोग्राफर हैं ग्लोब बनाते हैं, मैप बनाते हैं, तो महासागरों को या जल राशियों को नीले कलर से दिखा देते हैं। अब आइए हम लोग देखते हैं कि वायुमंडल के बाद फिर महासागर में जल का वॉल्यूम सबसे ज़्यादा है और जल का प्रतिशत 97.6% है, अर्थात इन सब में सबसे ज़्यादा जल महासागरों में ही मिलता है। और इस तरह से यदि सबका टोटल देखा जाए तो जल 100% हो गया और इसका वॉल्यूम इतना हो गया। महासागरों में जल का प्रतिशत सबसे अधिक है, जैसा कि आपने डेटा में देखा 97.6%। तो हमारे महासागर का क्षेत्रफल बहुत ज़्यादा है और पृथ्वी के लगभग 71% पार्ट पर महासागर फैले हैं। ये महासागर हमारी पृथ्वी के स्फीरिक शेप होने के कारण, जियाइड शेप होने के कारण महासागर की सतह का शेप भी जियाइड है या स्फेरिकल है। प्रश्न उठता है कि ये महासागर का जल पृथ्वी पर टिका किस कारण से है? तो इसमें देखना होगा कि दो शक्तियां हैं जिससे पृथ्वी का जल पृथ्वी पर टिका है और इसकी बाह्य सरफेस जियाइड है या स्फेरिकल है। जल के टिकने के दो कारण हैं, एक तो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल और दूसरा पृथ्वी का घूर्णन बल और उसके फलस्वरूप सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो पृथ्वी के केंद्रापसारी बल और इसके गुरुत्वाकर्षण बल के बीच में जल टिका है। लेकिन जल में, विशेष रूप से महासागर के जल में गतियां भी उत्पन्न होती रहती हैं। गति का मतलब हम लोग सीखेंगे, इसमें महासागर में करंट भी चलती रहती हैं, ज्वार भाटा भी आते हैं, लहरें भी चलती हैं, सुनामी चलती हैं और इस तरह से जल बहुत ही गतिशील है। तो हमको जल देवता से शिक्षा लेनी चाहिए कि ज़रूरत पड़ने पर आप बहुत ही गतिशील रहें, इलास्टिक रहें और विभिन्न रूपों में दुनिया समाज के काम आए। आइए हम देखते हैं कि महासागर का जल किस तरह से टिका हुआ है और महासागर का हम लोग डिटेल में अध्ययन करते हैं। तो ये महासागर का जल रहा और यह तीनों जल, जैसा कि हम लोगों ने अभी चर्चा किया था कि एक हाइड्रोलॉजिकल साइकिल जल चक्र के तहत चलता रहता है, गतिशील होता है और अपना रूप बदलता रहता है। और यदि हम पूरे का अध्ययन करते हैं, इसको हाइड्रोस्फीयर कहते हैं, लेकिन उसी के वैज्ञानिक अध्ययन को हाइड्रोलॉजी कहते हैं। लेकिन हम जब केवल
ओशन के जल की बात करते हैं, उसकी भौतिक रासायनिक विशेषताओं और गतियों को तो उसको ओशनोग्राफी कहा जाता है और उसके वैज्ञानिक अध्ययन को ओशनोलॉजी कहा जाता है। आइए हम लोग देखते हैं कि जल अपना रूप बदलकर किस तरह से एक जल चक्र में चलता रहता है और जल आमनी प्रेजेंट है। ऐसा नहीं है कि जल महासागरों में ही मिलेगा, जल स्थल पर भी मिलेगा, झीलों में भी मिलेगा, झीलों में भी मिलेगा, हिमटोपियों में भी मिलेगा। और जल देवता इसलिए कहलाता है कि वह सबको खुशहाल रखना चाहता है, हर जगह अपने को पहुंचाकर जीवन देना चाहता है। लेकिन आइए हम लोग हाइड्रोलॉजिकल साइकिल देखते हैं, जिसमें कि ये है स्थल मंडल या लिथोस्फीयर, ऊंचा सा पहाड़। उसके बाद यह निचला भाग है जो कि कोई झील है, जल भरा हुआ है। फिर यह स्थल ही है, फिर यहाँ झील हो गई या लैगून हो गया और यहाँ पर महासागर हो गया। महासागर में जल का प्रतिशत 97.6 है जो यहाँ लिखा हुआ है। इसी तरह से लैगून या अन्य झीलों में ये प्रतिशत यहाँ पर लिखा हुआ है। और यहाँ पर देख रहे होंगे सॉइल मॉइस्चर, यहाँ पर मिट्टी में नमी है, उसका प्रतिशत यहाँ लिखा हुआ है। फिर आप देख रहे होंगे कि नदियों में जल की मात्रा यहाँ पर वो वाला प्रतिशत। तो कुल मिलाकर इस हाइड्रोलॉजिकल साइकिल में कितने प्रतिशत में जल कहाँ पर है यह लिखा हुआ है। और यहाँ पर आइस कैप और ग्लेशियर में जल का प्रतिशत 1.9250 है, तो यहाँ लिखा हुआ है। और ये तो एक मॉडल है, लेकिन आपको विश्व के मानचित्र में इसको अच्छी तरह देखकर और उसके वितरण को समझने की ज़रूरत है कि कहाँ पर नमकीन जल है, कहाँ पर मीठा जल है और कहाँ पर बर्फ रूप में जल है। आइए हम देखते हैं हाइड्रोलॉजिकल साइकिल का इंजीनियर सूर्य है और सूर्य अपने इंसोलेशन, विशेष रूप से टेम्परेचर से जल को वाष्पीकृत करता है। वाष्पीकरण के साथ ही साथ वाष्पोत्सर्जन भी होता है, जैसे कि वनस्पतियों से और मिट्टी से। इस तरह से महासागरों से जल वाष्पित होकर ऊपर जाता है। कितनी मात्रा में जाता है? ये है 86%। और जो जल स्थल पर मिलता है उसमें से भी कुछ वाष्पीकरण और वाष्पोत्सर्जन होता है। कुल का प्रतिशत कितना हुआ? 14। अर्थात पृथ्वी पर महासागर या कह लीजिए बड़ी जलराशि से वाष्पीकरण का प्रतिशत है 86, लेकिन स्थल खंड से है 14%। तो टोटल 86 + 14, टोटल वाष्पीकरण वाष्पोत्सर्जन का प्रतिशत हो जाता है 100। अगर 100% जल ऊपर वायुमंडल में गया तो निश्चित रूप से उसको पृथ्वी पर फिर आना है, संघनन से और वर्षण से। हम देखते हैं कि वह कितना जल पृथ्वी पर पुनः आता है। तो आप देख रहे होंगे कि महासागरों पर वर्षा की मात्रा का प्रतिशत 77.6% है, जबकि यहाँ से वाष्पीकरण का प्रतिशत 86 था। यह एक तरह से अन्याय हो रहा है। महासागर ने वायुमंडल को दिया 86%, लेकिन वायुमंडल से पाया 77। यह प्राकृतिक अन्याय है कि न्याय है? कोई अगर अधिक दे तो उसको अधिक मिलना चाहिए। इसका निर्णय आपके हाथ में है। डेटा सही है, एक्सप्लेनेशन करने में आपको माइंड लगाना पड़ेगा। हम स्थल मंडल पर देखते हैं। यहाँ पर स्थल मंडल ने कुल जलराशियों से वनस्पति, मिट्टी, जीव सबसे कुल मिला के जल का प्रतिशत दिया 14 और वायुमंडल ने यहाँ पर दिया 23। यहाँ भी कुछ अन्याय लग रहा है। और यदि आप देखें तो स्थल मंडल पर कुल वर्षा का प्रतिशत 23 है और महासागर पर कुल 77 है।
77 और 23 100 हो गया। तो वाष्पीकरण महासागर से और महाद्वीप से 100 और वर्षा महासागर पर और महाद्वीप पर 100, यह गणित तो संतुलित रही। लेकिन यह क्या प्रकृति ने अन्याय किया कि महासागर से वायुमंडल को मिला 86 और वायुमंडल ने महासागर को दिया 77? एक अन्याय वहाँ दिख रहा है, दूसरा अन्याय यहाँ दिख रहा है। जहाँ पर स्थल ने दिया कम 14 और पाया ज़्यादा 23, तो क्या प्रकृति दोहरा अन्याय करेगी? नहीं, प्रकृति का नियम बहुत ही सत्य होता है, अन्याय करती ही नहीं है। इसको व्याख्या करने की ज़रूरत है। इसकी व्याख्या क्या है कि महासागरों से जो जल वाष्पीकृत होकर वायुमंडल में जाता है, सब का सब यहीं नहीं बरसेगा। सब यहीं बरसेगा तो स्थल मंडल तरसेगा और जीव जगत असंभव हो जाएगा। इसलिए यह बादल महासागरों के जल को लेकर और चल पड़ते हैं स्थल की तरफ। क्यों चलते हैं? उनकी शौक है, स्थल मंडल पर जीवन जगत देना है या उनकी कोई मजबूरी है। तो दोनों उत्तर सत्य है। यहाँ से बादल स्थल की ओर क्यों चलते हैं, इसका स्पष्टीकरण हम लोगों ने क्लाइमेटोलॉजी में कर ही लिया है कि महासागर की अपेक्षा महाद्वीपों का तापमान अधिक होता है। अधिक ताप वाली हवाएं गर्म होती हैं, गर्म हवाएं ऊपर उठती हैं। ऊपर उठने से स्थल का वायुदाब महासागर की अपेक्षा कम हो जाता है और हवा की प्रवृत्ति होती है कि अधिक वायुदाब से महासागर के ऊपर के अधिक वायुदाब से और कम वायुदाब की तरफ हवाओं का चलना। जैसे हवा चली, इसका मतलब उसकी शौक भी है और उसकी मजबूरी भी है। जैसे ही हवा चली वैसे ही यह हवा जलवाष्प को बादल रूप में लेकर आगे बढ़ती है और यह बादल क्या क्षैतिज रूप से एक रेखा में चलेंगे या इनको कुछ ऊपर की तरफ चढ़ना पड़ेगा? निश्चित रूप से इनको ऊपर की तरफ चढ़ना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जल का स्तर नीचे है और स्थल मंडल का स्तर समुद्र तल से ऊपर है। दूसरी चीज़ है कि यहाँ पर हवाएं ऊपर उठ रही हैं जो कि बादलों को भी ऊपर उठाएंगी। ऊपर उठाएंगी तो ये शुभ ही है, क्योंकि जब बादल ऊपर उठेंगे तभी उनका तापमान घटेगा, सापेक्षिकता बढ़ेगी और वर्षा होगी। इस तरह से महासागर को, इसलिए महासागर के जल को देवता क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह जल चक्र का संचालन करता है और यह केवल यह जितना देता है उतना लेना नहीं चाहता है, बल्कि उसको बराबर बांटकर प्रयोग में लाना चाहता है। और यह अपने मित्र स्थल मंडल को भी बादलों के द्वारा जल देता है जो वर्षा से यहाँ आता है। अब आप यहाँ देख रहे होंगे कि स्थल मंडल दे कम रहा है, पा ज़्यादा रहा है। ऐसा क्यों है? क्योंकि स्थल मंडल में कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जो पूर्ण रूप से शुष्क और अर्ध शुष्क हैं, जैसे डेजर्ट, राजस्थान का डेजर्ट, सहारा का डेजर्ट, कालाहारी, नामिब, पश्चिम ऑस्ट्रेलिया। और इन शुष्क मरुस्थलों के हृदय क्षेत्र में बूंद भी नहीं टपकती है। इसलिए यद्यपि वाष्पीकरण और वाष्पोर्जन कम होता है, लेकिन वर्षा की मात्रा ज़्यादा होती है, क्योंकि स्थल के ऊंचे होने के कारण ये हवाएं ऊपर उठती हैं, संघनन होता है। लेकिन यह जो अधिक मात्रा प्राप्त होती है, इसके वितरण में असमानता है। कहीं पर बहुत अधिक वर्षा होती है, 200 सेंटीमीटर से अधिक, और अधिकांश क्षेत्र और पृथ्वी के कई क्षेत्र ऐसे हैं जो कि शुष्क और अशुष्क हैं, जैसे कि उष्ण मरुस्थलीय क्षेत्र। ये रही हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, जल चक्र, जिसमें कि आप देख रहे होंगे कि महासागरों का जल चक्रीय क्रम में आता है और इस तरह से चलता है। अर्थात इस डेटा में कोई चेंज नहीं हो रहा है।
लेकिन वह एक जल चक्र द्वारा समय और स्थान के अनुसार परिवर्तित हो रहा है। हाँ, इतना जरूर है कि क्या महासागर का जल का प्रतिशत उतना ही है या उसमें चेंज हो रहा है। निश्चित रूप से यह एक सोचने का विषय है जिसकी चर्चा हम लोग अभी आगे करेंगे, लेकिन अभी केवल इतना ही यहाँ देखिए कि हमारे महासागर का क्षेत्रफल फैल रहा है। ग्लोबल वार्मिंग उसका कारण है और स्थल पर महासागरों का अतिक्रमण उसका परिणाम है। यहाँ पर कभी कभी इससे संबंधित कुछ प्रश्न भी बन सकते हैं। एक बार सिविल में जनरल स्टडीज में पूछा गया था, जल बहुतायत में पाया जाने वाला एक विरल संसाधन है। वाटर फाउंड इन एबंडेंस इज स्कार्स रिसोर्स। जल बहुतायत में पाए जाने वाला को पहले आपको लिखना होगा। सचमुच जल का क्षेत्र बहुत ज़्यादा है और जल मंडल में विशेष रूप से महासागर का जल 97% से भी ज़्यादा है और यह झीलों में, नदियों में, वायुमंडल में पर्याप्त मात्रा में है। तो जल सचमुच बहुतायत में पाया जाता है। इस पृथ्वी पर जल की कमी ही नहीं है। ये तो ईश्वर की और प्रकृति की देन है, धरोहर है, जिसके लिए हम लोग प्रकृति के आभारी हैं। लेकिन प्रश्न में यह क्यों जुड़ा है कि यह एक विरल संसाधन है। जब अधिकता में पाया जा रहा है तो विरल कहाँ होगा? विरल मानव के लिए हो गया। क्यों मानव के लिए? क्योंकि मानव महासागरों के जल का अभी प्रयोग नहीं कर रहा है। कुछ कर रहा है तो डिसैलिनाइजेशन प्लांट्स लगाकर, जो कि बहुत अधिक खर्चीला है। तो जल विरल कहाँ हुआ? स्थल मंडल का जल जो कि नदियों में है संकुचित हो रहा है। नदियों में लोग बहुउद्देशीय परियोजनाएं बना दे रहे हैं। नदियों की घाटियां सूखती जा रही हैं। भूमिगत जल का बेरोक टोक दोहन किया जा रहा है। भूमिगत जल स्तर नीचे जा रहा है, कुएं सूख रहे हैं, कहीं कहीं तो पेयजल का संकट हो रहा है और झीलें भी सिकुड़ती जा रही हैं, सूखती जा रही हैं, जैसे अरल सी। और जल की यह एक समस्या है, लेकिन जल की दूसरी समस्या जो कि बहुत ही गंभीर है और दिनों दिन गंभीर होती जा रही है, वो क्या है? जल प्रदूषण। आज का मानव स्थल पर ही है, स्थल पर अपना आर्थिक विकास कर रहा है। उसके आर्थिक विकास का प्रभाव जल प्रदूषण है। वह जल नदियों का भी हो सकता है, वह जल झीलों का हो सकता है, वह जल भूमिगत हो सकता है और ये तीनों जल के स्रोत आज प्रदूषित होते जा रहे हैं। पेय योग्य जल नहीं है, उपयोग लायक जल नहीं है। इसलिए यूपीएससी में जो क्वेश्चन पूछा गया था, जल बहुतायत में पाए जाने वाला एक विरल संसाधन है जल बहुत, लेकिन जल के लिए हम लोग संकट में हैं। जल की कमी लग रही है। जैसे एक ग्रामीण कहावत है, जल बिच धोबिया मरत पियासा। जल के बीच में धोबी कपड़े साफ कर रहा है लेकिन प्यासा मर रहा है। अर्थात जिस जल में वो कपड़े साफ कर रहा है वह जल उसके पीने योग्य नहीं है। अर्थात हम लोग जिस क्षेत्र में रह रहे हैं जल बहुत है लेकिन वो हमारे काम का नहीं है, जिसके लिए हम ही जिम्मेदार हैं। तो इस पर हो सकता है कि भविष्य में और प्रश्न पूछे जाएं, जिसके लिए फॉर्मेटिंग आप कर लीजिएगा और उसका बेस ये बना लीजिएगा। अब इन जलों में हम लोग विशेष रूप से एटमॉस्फेरिक वाटर का अध्ययन क्लाइमेटोलॉजी में कर चुके हैं और लिथोस्फीयर पर जितने जल हैं इनकी भी बातें हम लोग जलीय प्रक्रम, कार्स्ट प्रक्रम, ग्लेशियल प्रक्रम में कर चुके हैं। अब बारी आती है हमारे महासागरों की। तो आइए हम लोग देखते हैं कि हमारे महासागर में जल कैसे है, कितना है, और हम लोग पहले तो अपने पृथ्वी के महासागरों को पहचानें और फिर उसका वैज्ञानिक अध्ययन करें।
आइए हम लोग वर्ल्ड ओशन, विश्व के महासागरों का अध्ययन करते हैं, जिसको ओशनोग्राफी या महासागर विज्ञान भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें हम महासागरों के सभी वैज्ञानिक पक्षों और पहलुओं का अध्ययन करेंगे। इसके पहले कि हम गहराई में जाएं, हमको विश्व के महासागरों की पहचान कर लेना बहुत ही आवश्यक है। जैसा कि भी हम पढ़ रहे थे कि हमारे लिथोस्फीयर स्थल मंडल का क्षेत्रफल 29.2 है और जल मंडल माने महासागरों का क्षेत्रफल 70.8 है। इस तरह से 100 हुआ। यह डेटा क्रमबद्ध में हो देने दिया, लेकिन यदि हम लोग इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका का डेटा देखें तो उसमें स्थल मंडल का क्षेत्रफल 29 है और महासागरों का क्षेत्रफल 71 है। 100 हो गया। यदि इसको किलोमीटर स्क्वायर में देखें तो 14.889 करोड़ वर्ग किलोमीटर क्षेत्र है स्थल मंडल का और जल मंडल का 36.106 है और सब मिलाकर 50.995 है। 50.995 माने इसको राउंड फिगर करें तो 51 है। 51 करोड़ किलोमीटर स्क्वायर। अर्थात जब यह पृथ्वी चली ब्रह्मलोक से तो ब्रह्मा ने इसको दहेज रूप में 51 करोड़ वर्ग किलोमीटर क्षेत्र दिया और उस 51 करोड़ वर्ग किलोमीटर में कुछ स्थल कर दिया और कुछ जल। दहेज में 11, 21, 51, 101 ये होता ही है। इसलिए पृथ्वी का कुल क्षेत्रफल कितना है? 51 करोड़ वर्ग किलोमीटर। यह डेटा आपके ध्यान में रहना चाहिए, नहीं तो यूपीएससी कभी कभी आपको हैरान कर देता है। वो पूछता है कि भारत में गेहूं के अंतर्गत बोया गया क्षेत्र कितना है, तो एक विकल्प 51 करोड़ वर्ग किलोमीटर भी दे देता है। कुछ लोग जय भोले करके उसी पर टिक मार देते हैं, लेकिन आपका एक मूल आंकड़ा यदि दिमाग में रहेगा, पृथ्वी का कुल क्षेत्रफल, एशिया का कुल क्षेत्रफल, भारत का कुल क्षेत्रफल, यूपी का कुल क्षेत्रफल, इलाहाबाद जिले का कुल क्षेत्रफल या आपके अपने जिले कुल क्षेत्रफल, तो निश्चित रूप से आप इस तरह से डेटा को रटना भी नहीं पड़ेगा और रिलेटिवली उत्तर सही दे लेंगे। अब एक प्रश्न उठता है कि ये क्रोमेल का आंकड़ा ज़्यादा सही है या इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका का। इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका का यह आंकड़ा राउंड फिगर में है और क्रोमेल का यह आंकड़ा डेसिमल या फ्रैक्शन में है। तो आप सत्य के करीब ज़्यादा कौन होगा, इसका आपको आकलन करना होगा। जैसे कि इस समय यह सत्य होगा या वह सत्य होगा, इसमें उत्तर देते समय आपको ध्यान में रखना होगा कि ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ रहा है और बर्फ़ गलकर समुद्र में आ रही है, समुद्र तल ऊपर उठ रहा है और समुद्र महासागर स्थल मंडल पर अतिक्रमण कर रहा है, इसलिए महासागर का क्षेत्रफल बढ़ रहा है। इस सत्य को दृष्टि में रखते हुए आपको उत्तर देना पड़ेगा कि यह इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका का आंकड़ा ज़्यादा सत्य है और आने वाले समय में लिथोस्फीयर के क्षेत्रफल के और घटने की संभावना है और हाइड्रोस्फीयर अर्थात ओशंस के क्षेत्रफल के बढ़ने की संभावना है। इसलिए किसी भी डेटा का पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर को ध्यान में रख कर ही आपको उत्तर देना चाहिए। अब आइए हम लोग वर्ल्ड के इस मैप पर महाद्वीपों का अध्ययन तो कर चुके थे, लेकिन अब हम ओशनोग्राफी में महासागर विज्ञान में प्रवेश करते हैं और इसमें मानचित्र पर देखें तो यहाँ लिखा है नॉर्थ अटलांटिक ओशन, उत्तरी अटलांटिक महासागर, और यहाँ पर साउथ अटलांटिक ओशन, दक्षिणी अटलांटिक महासागर, यहाँ पर नॉर्थ पैसिफिक ओशन,
साउथ पैसिफिक ओशन और यहाँ भी नॉर्थ पैसिफिक ओशन, साउथ पैसिफिक ओशन। नॉर्थ और साउथ पैसिफिक ओशन को बाएं तरफ मानचित्र पर और दाएं तरफ क्यों लिखा है? क्योंकि यह इस समय बोर्ड 2D है। 2D बोर्ड पर वर्ल्ड के मैप को आपने दिखाया है। यदि इसको 3D बनाएं अर्थात दोनों किनारों को पीछे घुमाकर मिला दें तो पीछे से दोनों पैसिफिक ओशन एक हो जाएंगे। लेकिन फिर एक प्रश्न उठ जाएगा कि इसमें ईस्ट पैसिफिक ओशन कौन होगा और वेस्ट पैसिफिक ओशन कौन होगा, क्योंकि यह जानना एक भौगोलिक सत्य है, लेकिन इसके आधार पर आप इंटरनेशनल पॉलिटिकल रिलेशन और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन भी समझ लेंगे। निश्चित रूप से जब इसको ग्लोब बना देंगे तो पीछे से देखेंगे तो यह भाग आपको दाहिने तरफ दिखेगा, अर्थात यह ईस्ट पैसिफिक ओशन होगा, जिसको हम लोग प्लेट टेक्टोनिक में ईस्ट पैसिफिक प्लेट के रूप में भी पढ़ चुके हैं। और यह होगा वेस्ट पैसिफिक ओशन, क्योंकि यह बाएं तरफ होगा जब आप पैसिफिक ओशन को देख रहे हैं बीच से तब। इसलिए आपसे कभी कभी पूछा जा सकता है कि वेस्ट पैसिफिक कंट्रीज़ का पॉलिटिकल ग्रुप किन देशों का होगा, तो निश्चित रूप से इन देशों का जो कि एशिया के पूर्वी तट पर प्रशांत महासागर के पश्चिमी तट पर हैं, इनको वेस्ट पैसिफिक कंट्रीज़ कहा जाता है और ईस्ट पैसिफिक कंट्रीज़ कहा जाता है इनको। और पैसिफिक रीजन में ये अमेरिका का उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका का पश्चिमी भाग और एशिया और ऑस्ट्रेलिया का पूर्वी भाग आ जाता है। ये तो रही अक्षांश देशांतर महासागरों की स्थिति। और इसमें एक ये भी पूछा जा सकता है कि ईस्ट पैसिफिक ओशन पूर्वी प्रशांत महासागर पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है। पूर्वी प्रशांत महासागर यहाँ पर 0 मेरिडियन है, लंदन ग्रीनविच, और पश्चिम दास भी स्थित। तो प्रश्न क्या है कि पूर्वी प्रशांत महासागर पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है, जबकि पश्चिमी प्रशांत महासागर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। हो सकता है कि ऐसा सेंटेंस जीएस में देकर और उसकी व्याख्या पूछ ली जाए, या ऐसा पूछ लिया जाए कि वेस्ट पैसिफिक कंट्रीज़ के बारे में आप लिखिए कि किस तरह से यह विश्व अर्थव्यवस्था में किस तरह से उभरती शक्ति हैं, इसकी भी व्याख्या करने को पूछा जा सकता है। आइए हम लोग अब चलते हैं, पहले तो महासागरों का क्लासिफिकेशन कर लें। क्लासिफिकेशन में यह उत्तरी है, यह दक्षिणी है, और इनका क्षेत्रफल वर्ग किलोमीटर में माप कर निकाल दिया गया है, जो कि एटलस में, टेबल में, बुक में दे दिया गया है। लेकिन हमको चिन्हित करना होगा इनको मानचित्र पर। तो पहला प्रश्न उठता है कि उत्तरी अटलांटिक महासागर और दक्षिणी अटलांटिक महासागर का विभाजन, अलगाव कैसे किया जा सकता है। तो यहाँ पर 0 डिग्री इक्वेटर है। इक्वेटर के उत्तर में उत्तरी अटलांटिक महासागर, दक्षिण में दक्षिणी अटलांटिक महासागर। गिनी की खाड़ी किस महासागर में पड़ेगी? समान रूप से इसको जो मैप को ध्यान से नहीं देखते हैं दक्षिणी अटलांटिक महासागर में टिक लगा देंगे, जो गलत होगा। किस तरह से उत्तरी अटलांटिक महासागर की दक्षिणी सीमा इक्वेटर, लेकिन इसकी उत्तरी सीमा क्या होगी ये भी निर्णय इसी समय लेना होगा। उत्तरी सीमा आर्कटिक सर्किल, आर्कटिक वृत्त, अर्थात उत्तरी अटलांटिक महासागर की उत्तरी सीमा आर्कटिक वृत्त है, जिसमें हडसन की खाड़ी, लैब्राडोर सी का कुछ भाग और इस तरह से नॉर्थ सी, ये सब आ जाएंगे। इस तरह से आपको बहुत बारीकी से देखना होगा इन महासागरों की सीमाएं, और नॉर्थ अटलांटिक आर्कटिक सर्किल और इक्वेटर के बीच में है। अब आपसे पूछा जा सकता है कि नॉर्थ अटलांटिक सी में
कौन कौन सी कैरेबियन सी है, मैक्सिको की खाड़ी है, हडसन की खाड़ी है। इस तरह से ये आपकी मैप एक्सरसाइज है। आपको तट के सहारे पदयात्रा करना होगा और एक एक सागर, एक एक खाड़ी को देखकर, मानचित्र पर लिखकर, प्रैक्टिस करके, दिमाग में रखकर तब उसको प्रयोग में लाना पड़ेगा। इसी तरह से प्रश्न पूछा जा सकता है कि साउथ अटलांटिक ओशन की उत्तरी सीमा तो इक्वेटर है, दक्षिणी सीमा क्या है? तो आप दक्षिणी सीमा में देख रहे होंगे कि अंटार्कटिक सर्किल अर्थात 6.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश, और इस तरह से इसकी भी सीमा पर स्थित खाड़ी और सागर को पढ़ना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर स्कोतिया सी है, उसको भी इसी में सम्मिलित किया जाएगा। अब एक दूसरा प्रश्न उठता है कि इंडियन ओशन में भी क्या 2 पार्ट हैं कि एक? निश्चित रूप से इक्वेटर इसको 2 भागों में बांटती है, बराबर तो नहीं है। उत्तर का भाग नॉर्थ इंडियन ओशन और दक्षिण का भाग साउथ इंडियन ओशन। इंडियन ओशन किस आधार पर पड़ा? इंडियन प्लेट और इंडिया के कारण, उसके साउथ में स्थित होने के कारण, और विश्व का यही एक महासागर है जो किसी एक कंट्री यानी भारत के नाम पर, हिंद के नाम पर पड़ा है। इसका हमको भारतीयों को गौरव महसूस करना चाहिए। इस तरह से उत्तर हिंद महासागर में तट पर चलना पड़ेगा। किस तरह से? रेड सी इसी का पार्ट है, पर्शियन गल्फ इसी का पार्ट है, अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल और इस तरह से अंडमान सी, ये सब इसी के पार्ट किस तरह से हैं, ये आपको, ये तस्वीर दिमाग में आपको परमानेंटली रखना पड़ेगा। अब हम देखते हैं साउथ इंडियन ओशन का उत्तरी विस्तार तो इक्वेटर है, लेकिन इसकी दक्षिणी सीमा अंटार्कटिक सर्किल है। इसमें भी हमको तट के सहारे देखना पड़ेगा, खाड़ी सागर को याद करना पड़ेगा। अब हम जिस तरह से अटलांटिक ओशन और इंडियन ओशन को इक्वेटर के आधार पर उत्तरी और दक्षिणी में बांटे, उसी तरह से इक्वेटर के आधार पर ही हम प्रशांत महासागर को उत्तरी प्रशांत महासागर और दक्षिणी प्रशांत महासागर 2 में बांटते हैं। लेकिन उत्तरी प्रशांत महासागर की उत्तरी सीमा 6.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है, लेकिन इसमें भी तट के सहारे मिलने वाले खाड़ी और द्वीपों को, जलाशयों को, सागरों को आपको ध्यान में रखना होगा। और दक्षिणी अटलांटिक महासागर की दक्षिणी सीमा वही अंटार्कटिक सर्किल है। और इस तरह से इस दक्षिणी प्रशांत महासागर को और उत्तरी प्रशांत महासागर को आपको तट पर सागर और झील और खाड़ियों को देखना होगा। विशेष रूप से आपको कम से कम 1 घंटे की एक्सरसाइज मैप पर कंसंट्रेट होकर करना होगा, जिसमें कि आप एशिया महाद्वीप के पूर्वी तट से चलेंगे, ओखोटस्क सागर, जापान सागर, चिली की खाड़ी, पोहई की खाड़ी, साउथ चाइना सी और इस तरह से यहाँ पर मकस्सर स्टेट और विभिन्न स्टेट से होते हुए और यहाँ पर आपको कोरल सी, तस्मान सी तक पूरी यात्रा करना होगा। और यह सब आपके दिमाग में परमानेंटली होना चाहिए, क्योंकि मानचित्र ही भूगोलवेत्ताओं के हाथ में एक शक्तिशाली उपकरण होता है। तो आप ये ध्यान से एक्सरसाइज कर डालेंगे। अब एक प्रश्न उठता है कि आर्कटिक सागर कहाँ पर है। आर्कटिक सर्किल के उत्तर को आर्कटिक ओशन या आर्कटिक सी कहा जाता है और वह बर्फ से ढका हुआ है, बर्फाच्छादित। और आपसे इसी तरह से पूछा जा सकता है कि अंटार्कटिक सी कहाँ पर है। तो अगर अंटार्कटिक सी या ओशन कोई पूछे तो उसका प्रश्न ही गलत है, क्योंकि नॉर्थ पोल पर तो वाटर बॉडी है, जलराशि है। इसलिए आर्कटिक के उत्तर को आर्कटिक ओशन कह सकते हैं, भले वो हिम रूप में, ठोस रूप में हो। लेकिन अंटार्कटिक वृत्त के
दक्षिण में दक्षिणी ध्रुव पर अंटार्कटिक दक्षिणी ध्रुव पर ओशन नहीं है, वहाँ पर लैंड है, कॉन्टिनेंट है जिसका नाम अंटार्कटिका है। इसलिए अंटार्कटिक वृत्त के दक्षिण में अंटार्कटिक सागर महासागर नहीं कहा जा सकता, उसको अंटार्कटिक कॉन्टिनेंट कहा जाता है। हाँ, अंटार्कटिक कॉन्टिनेंट के चारों तरफ कुछ न कुछ जल तो अवश्य है, और उस अर्थात जो आपका अंटार्कटिक कॉन्टिनेंट है बर्फ से ढका हुआ है, उसके चारों तरफ अंटार्कटिक सर्किल है, और अंटार्कटिक सर्किल और अंटार्कटिक महाद्वीप के बीच में कुछ जल है और उसको सदर्न ओशंस कहा जाता है, दक्षिणी महासागर। ओशंस क्यों कहा जाता है? प्लूरल है, बहुवचन है। बहुवचन क्यों है? क्योंकि उसमें साउथ अटलांटिक ओशन का जल भी गया है, उसमें साउथ इंडियन ओशन का भी जल गया है, और उसमें साउथ पैसिफिक ओशन का भी जल गया, इसलिए उसको सदर्न ओशंस कहा जाता है, प्लूरल, और केवल इसी के लिए प्लूरल शब्द का प्रयोग किया गया है। शेष सब महासागर सिंगुलर में आते हैं। अब एक प्रश्न उठता है कि कौन सा एक महासागर है जिसमें न धारा चलती है, न ज्वार भाटा, न लहर, न सुनामी? इसका उत्तर अस्पष्ट है। आर्कटिक सर्किल के उत्तर में आर्कटिक ओशन। क्यों? क्योंकि वह बर्फ से ढका है जिसमें तीनों घटनाएं नहीं हो सकती हैं। इसी तरह से क्या सदर्न ओशन में भी धारा नहीं चलेगी, वेव सुनामी नहीं चलेगी, ज्वार नहीं आएंगे? नहीं, वहाँ चलेंगे, क्योंकि वहाँ पर अंटार्कटिक सर्किल और अंटार्कटिक कॉन्टिनेंट के बीच में जल तरल रूप में है, जिसमें धारा पश्चिम से पूरब चलती है और जिसको परी अंटार्कटिक धारा कहा जाता है। इस तरह से आप हर महासागरों की वास्तविक स्थिति और उनकी दशाओं, भौतिक, रासायनिक और वायुमंडल से उनके संपर्क को समझे रहेंगे, तब उत्तर सरल हो जाएगा। यहाँ पर एक विशेष ध्यान देने योग्य बात है कि हम लोग हर महासागरों को भूमध्य रेखा, आर्कटिक वृत्त और अंटार्कटिक वृत्तों के सहारे अलग कर लिए, लेकिन यदि आप यहाँ पर दक्षिण अमेरिका के दक्षिण में टिएरा डेल फ्यूगो और केप हॉर्न, केप फ्रोवर्ड के पास देख रहे होंगे तो यहाँ पर दक्षिण प्रशांत महासागर का जल और दक्षिणी अटलांटिक महासागर का जल आपस में मिल रहा है। अब भूगोलवेत्ताओं के लिए, मैप निर्माताओं के लिए यह एक चुनौती हो गई कि कैसे अलग किया जाए, और अलग तो करना ही है क्योंकि क्षेत्रफल हमको सबका अलग अलग निकालना है। इसलिए यहाँ पर जो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का सबसे दक्षिण का केप है, उसी के सहारे सीधी एक लाइन खींची गई है। यह लाइन देशांतर रेखा के सहारे होगी कि अक्षांश की? निश्चित रूप से देशांतर के सहारे। कितना देशांतर? 70 डिग्री पश्चिम देशांतर, क्योंकि जीरो यहाँ पर ब्रिटेन में है 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 डिग्री पश्चिम अक्षांश के सहारे जो रेखा खींची गई है, यही अलग करती है दक्षिणी प्रशांत महासागर को और दक्षिणी अटलांटिक महासागर को। इसलिए 70 डिग्री वेस्ट लॉन्गिट्यूड को आप ध्यान में रखे रहिएगा। हो सकता है कि यूपीएससी इसी अस्त्र से आप पर प्रहार कर दे। उसके पास एक और दिव्यास्त्र है जिससे वो प्रहार कर सकता है कि दक्षिण में साउथ अटलांटिक ओशन और साउथ इंडियन ओशन का जल भी मिला हुआ है। आप इसको कैसे अलग करेंगे? तो यहाँ पर दक्षिणी अफ्रीका का सबसे दक्षिणतम बिंदु केप अगुलहास है। आप इसको मैप में देख लीजिएगा। केप अगुलहास, केप ऑफ गुड होप और केप टाउन, इस तरह से यहाँ 3 केप हैं। आज ही तीनों केप को मानचित्र में निहार लीजिएगा, अच्छी तरह से देख लीजिएगा कि कौन सा केप सबसे दक्षिण में है। निश्चित रूप से केप अगुलहास सबसे दक्षिणतम बिंदु है अफ्रीका महाद्वीप का, और उसी केप को
आगे दक्षिण की तरफ बढ़ा दिया गया है, या कह लीजिए उसी केप से जो देशांतर जाती है वो है 20 डिग्री पूर्वी देशांतर। 0 डिग्री यहाँ हो गई, 10 और 20 डिग्री पूर्वी देशांतर। अर्थात इस यूपीएससी द्वारा फेंके गए अस्त्र का भी उत्तर आपने बहादुरी से दे दिया कि दक्षिण अटलांटिक महासागर और दक्षिण हिंद महासागर को अलग करने वाली रेखा 20 डिग्री पूर्वी देशांतर है। बंटवारा ठीक ही हो रहा है, कहीं पर अक्षांशों के सहारे, कहीं पर देशांतरों के सहारे, लेकिन अक्षांश देशांतर के अलावा कुछ चीज़ें और होती हैं जो महासागर के बंटवारे में मदद करती हैं। जैसे यहाँ पर एक प्रश्न उठता है कि ये प्रशांत महासागर और हिंद महासागर का बंटवारा कैसे किया जाएगा। निश्चित रूप से यहाँ पर एक द्वीपों की रेखा है, द्वीपों का एक क्रम है, या कह लीजिए आइलैंड आर्क या आर्कीपेलेगो है, और ये सब के सब ज्वालामुखी से निर्मित हैं। और इसको हम लोग जियोलॉजी, जियोमॉर्फोलॉजी, वोल्केनोलॉजी में सीखे थे। इसको एंडीसाइट लाइन कहा जाता है, और इसको एंडीसाइट लाइन कहा जाता है, और यही एंडीसाइट लाइन अलग करती है प्रशांत महासागर को इंडियन ओशन से या हिंद महासागर से। लेकिन यहाँ पर एक अल्फ्रेड वलास थे। अल्फ्रेड वलास एक इंग्लिश नेचुरलिस्ट थे, अंग्रेज प्रकृतिवादी थे, और विशेष रूप से उनकी रुचि थी महासागरों में मिलने वाले वनस्पति और जीवों का अध्ययन करना, मैरीन, फाइटो एंड जू प्लैंकटन की स्टडी। और उन्होंने इन द्वीपों में बहुत बारीकी से अध्ययन किया कि प्रशांत महासागर का जलीय जीव हिंद महासागर के जलीय जीव से अलग है, और इस तरह से उन्होंने इन दो समुद्री जल क्षेत्रों को अलग करने के लिए एक लाइन खींचा, और वह लाइन दक्षिणी पूर्वी फिलीपींस, मकस्सर जल संधि, बाली और लोम्बोक द्वीपों से होती हुई गई, और इसके आधार पर इसे वलास लाइन कह दिया गया। वलास लाइन का डिटेल यहाँ है कि यह एक अंग्रेज प्रकृतिवादी थे और एक जागरफर भी थे, और इन्होंने एक लाइन खींचा। वो लाइन कहाँ से जाती थी? ये दक्षिणी पूर्वी फिलीपींस, मकस्सर जलसंधि, बाली और लोम्बोक द्वीपों से, जो कि इंडोनेशिया में है, जाती थी। हाँ, आप इन सब द्वीपों पर कम से कम आधा घंटा बाहरी आँखों को खोलकर और उसी समय अंदर की आँखों को खोलकर उसको दिमाग में बैठा लेंगे, और फिर आँख मूंद कर उसको एक बार मुंह से उच्चारण करके इनका क्रम देख लेंगे कि ये द्वीप जल संधियाँ किस क्रम में है। क्योंकि जब यूपीएससी नाखुश हो जाता है तब प्रतियोगी छात्रों पर एक अटैक करता है, और उस अटैक में इस चक्रव्यूह को अर्थात साउथ ईस्ट एशिया के द्वीपों जल संधियों को सन्मुख रख देता है, जो कि एक महाभारत का युद्ध होता है। इसके पहले कि कुरुक्षेत्र में आपको जूझना पड़े, आपको पहले इसको अपने मस्तिष्क से हृदय में उतार लेने की आवश्यकता है। इसी तरह से ये वलास लाइन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, और इसी तरह से आपका यहाँ पर साउथ इंडियन ओशन है, यहाँ पर साउथ पैसिफिक ओशन है। इसको अलग करने के लिए यहाँ पर एक तस्मान राइज है, और तस्मान राइज ऊंचा भाग है महासागरीय नितल का, जिसको हम सीखेंगे, और यह अलग करता है दक्षिणी प्रशांत महासागर और दक्षिणी हिंद महासागर को। तो इस तरह से ये रही हमारे सभी महासागरों की पहचान, हल्के में विशेषता। अब हम लोग ओशनोग्राफी या ओशनोलॉजी या महासागर विज्ञान में इसका डिटेल अध्ययन करेंगे। लेकिन यहाँ पर महासागरों का क्षेत्रफल भी दिया गया है। जैसे सबसे बड़ा क्षेत्रफल में प्रशांत महासागर है, जिसका एरिया 16.5 करोड़ किलोमीटर स्क्वायर है। दूसरे नंबर पर अटलांटिक है 8.2, तीसरे नंबर पर इंडियन है, जिसको कि आप ग्लोब पर या मानचित्र में देखकर समझ सकते हैं। हो सकता है कि पूछ ले कि पैसिफिक में साउथ पैसिफिक बड़ा होगा कि नॉर्थ। तो निश्चित रूप से यदि हम सीख चुके हैं
कि हमारे पृथ्वी पर उत्तरी गोलार्ध स्थल गोलार्ध है, इस हेमिस्फीयर ऑफ कॉन्टिनेंट्स, और दक्षिणी गोलार्ध महासागर गोलार्ध है। तो उस सत्य को आपको ध्यान में रखकर और उत्तर देना पड़ेगा। अर्थात आप बताइए कि दक्षिणी प्रशांत महासागर बड़ा होगा कि उत्तरी? निश्चित रूप से क्षेत्रफल में दक्षिणी प्रशांत महासागर बड़ा होगा, उत्तरी कम होगा। इसी तरह से यदि आपसे पूछा जाए कि दक्षिणी अटलांटिक महासागर बड़ा होगा कि उत्तरी, आपको बताना होगा कि दक्षिणी अटलांटिक महासागर क्षेत्र बड़ा होगा, उत्तरी कम। और इसी तरह से हिंद महासागर में भी दक्षिणी हिंद महासागर क्षेत्रफल में बड़ा है और उत्तरी कम है। और यह उत्तर देते समय आपको किसी की याद तो जरूर सता रही होगी। कौन है? लोथियन ग्रीन। क्या याद आ रही है? टेट्राहेड्रन थ्योरी, जिसमें उन्होंने बताया था कि दक्षिणी गोलार्ध महासागर गोलार्ध है और महासागरों का बेस दक्षिण में चौड़ा है और एपेक्स उत्तर में पतला है, जबकि उत्तरी गोलार्ध महाद्वीप गोलार्ध है और महाद्वीपों का उत्तर में आधार चौड़ा है और शीर्ष दक्षिण में पतला है। इस तरह से आप कुछ डेटा को भी मस्तिष्क में रखे रहेंगे। और यह रहा महासागरों का एक परिचय। हम इसके बाद अब महासागर विज्ञान में डिटेल में अध्ययन करेंगे एक एक चैप्टर का।